बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। इजी बिजनेस टीवी की टीम की तरफ से खुश आमदीद। फ्रेंड्स, बिजनेस आइडिया जो आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं वो है, हमने एक छोटी सी हैचरी लगानी है, तो जिसके लिए हमें दरकार होगा एक अदद 150 एग्स हैच करने वाला एक इंक्यूबेटर और एक अदद ब्रूडर। इंक्यूबेटर की मैं बात करता हूं तो एनर्जी कंजम्पशन के हवाले से इसमें दो किस्म के आते हैं। एक आता है 220 वोल्ट जो घर में आम बिजली आ रही होती है उससे चलने वाला, और एक आता है 12 वोल्ट डीसी का। यानी कि वो हम उसके साथ एक एडोप्टर दिया हुआ होता है जिसको हम 220 वोल्ट में लगा रहे होते हैं और वो आगे कन्वर्ट करता है उसको 12 वोल्ट के अंदर, और इंक्यूबेटर वो चल रहा होता है। आसान ये लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि जो गाड़ी के अंदर बल्ब यूज़ होते हैं वो वाले बल्ब उस इंक्यूबेटर में इस्तेमाल हुए हुए होते हैं। और फ़ायदा इसमें आपको ये है कि अगर इन केस लाइट चली जाती है किसी भी वजह से, तो आप उसको गाड़ी की बैटरी के साथ कनेक्ट करके भी इंक्यूबेटर का टेम्परेचर कंट्रोल रख सकते हैं। और अगर आपके पास गाड़ी की बैटरी मौजूद नहीं है तो सोलर पैनल की भी आपकी सेटिंग बना के सोलर पैनल से भी इंक्यूबेटर को आप चला सकते हैं बआसानी। अब फंक्शंस के हवाले से मैं बात कर लूँ फ्रेंड्स, दो किस्म के इंक्यूबेटर आते हैं। एक आता है सेमी ऑटोमेटिक और एक आता है फुल्ली ऑटोमेटिक। जो सेमी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है उसमें टेम्परेचर कंट्रोल और ह्यूमिडिटी कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है, जबकि उसमें जो हम अंडे रखते हैं हैच करने के लिए उनको हमें हाथ की मदद से मैनुअली रोटेट करना पड़ता है दिन में 3 से 5 मरतबा। अब बात कर लेते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर की। जो फुल्ली ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर है उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल तो ऑटोमेटिक है ही, लेकिन उसमें हमें मैनुअली एग्स को रोटेट नहीं करना पड़ता क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक अंडे रोटेट हो रहे होते हैं। मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक के अंदर फ्रेंड्स, जो फुल्ली ऑटोमेटिक है और जो सेमी ऑटोमेटिक है उसमें फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि सेमी ऑटोमेटिक में एक बंदा हमें लाजमी चाहिए जो कि दिन में 3 से 5 मरतबा अंडों को रोटेट करे, जबकि फुल्ली ऑटोमेटिक के अंदर किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, वो फुल्ली ऑटोमेटिक अंडों को रोटेट करता रहता है। आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि हमने किस ब्रीड के एग को हैच करना है। देखें, आपके एरिया में या जहां आपने सोचा है कि आप वहां चूज़े फ़रोख्त करेंगे, वहां किस चीज़ की डिमांड है। ये चैनल दुनिया के कई ममालिक में देखा जाता है। अब आपके एरिया के अंदर किस चूज़े की डिमांड है, मैं मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि अगर शहर कराची में रहते हुए आप, यानी कि आपने देसी मिस्री चूज़ा जो है उसका आपने एग हैच किया और आप मार्केट में फ़रोख्त करने जा रहे हैं और आप डायरेक्ट एंड यूज़र को फ़रोख्त कर रहे हैं, यानी कि जो आखिरी ख़रीदार है उसको आप फ़रोख्त कर रहे हैं, तो भी आपको उसमें 35 से 40 रुपए ही नफ़ा मिलेगा, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं है। और इसके मुकाबले में अगर आप एस्ट्रोलॉप, ब्लैक पॉलिश, गोल्डन हैवी बफ, वाइट हैवी बफ टाइप की आप जो है वो अगर एग्स हैच करके सेल आउट करते हैं मार्केट में, तो आसानी से आप उस पर 200 से 250 रुपए प्रॉफिट पर चूजा कमा सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अब अंडे लेने कहाँ से हैं। ऑनलाइन एक बहुत मशहूर वेबसाइट है, नाम नहीं बताऊंगा, समझ गए होंगे आप। उस पर आप सर्च करेंगे, बहुत सारे लोगों ने एग्स, जो फर्टाइल एग्स होते हैं वो सेल आउट कर रहे होते हैं। मेरी ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, इसमें मैं आपको इंशाल्लाह पूरी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। अच्छा, फर्टाइल एग्स ही हैच होते हैं, जहन में रखिएगा। और फर्टाइल एग वो होता है जो मेल और फीमेल के मेट से जो डेवलप हुआ हो एग, वही फर्टाइल है। सेकंड बात यह है कि अब आपने ऑनलाइन सर्च कर लें, अगर कोई दोस्त अहबाब के पास इस ब्रीड के एग्स मौजूद हैं तो उससे ले लीजिए। एहतियात ये रखनी है कि ज़्यादा हिलाते जुलाते हुए नहीं लेकर आना, बहुत तरीके के साथ लेकर आना है। और लाने का भी तरीका ये है कि जिस क्रेट में आप लेकर आ रहे हो उसको, तो अंडे का जो फैट हिस्सा होता है, यानी कि गोलाई में ज़्यादा भारी हिस्सा होता है, वो ऊपर आएगा और जो बारीक हिस्सा होता है ना अंडे का, वो नीचे रहेगा ताकि एम्ब्रियो जिंदा रहे।
कोशिश ये करनी है कि जो आप फर्टाइल एग्स लेकर आ रहे हैं हैचिंग के लिए वो ताज़े हों, फ्रेश एग्स लेकर आइए। ऐसा ना हो कि बहुत पुराने हो और जब आप लेकर आएँ, अगर पुराने होंगे तो उनकी फर्टिलिटी रेट यानी कि चूज़े निकलने का रेशो कम हो जाएगा, इसलिए ताज़े अंडे ही इस काम के लिए बेहतरीन है। अंडे लेकर आ गए आप, अंडे ला के आपने एहतियात से रख देने हैं। फ्रीज़र के अंदर आपने नहीं रखने, फ्रिज में भी कोशिश करके ना रखिए। अंडे लाने से पहले क्या करना है अब वो समझ लीजिए। इंक्यूबेटर आपके पास आ गया, नया आया, इस्तेमाल शुदा खरीद लिया, या इंक्यूबेटर आपके पास था और आप दूसरी मर्तबा जो है वो एग्स रखने जा रहे हैं, आपने इंक्यूबेटर को ब्लीच वाले पानी से बहुत अच्छी तरह से साफ करना है और साबुन वाला पानी ले लीजिए जिसको हम सोपी वाटर कहते हैं। थोड़ा सा हैंड वॉश ले लीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी में मिला के एक महलूल तैयार कर लीजिए और कपड़े की मदद से अंदर अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। एक चीज़ की एहतियात रखिएगा कि लकड़ी का इंक्यूबेटर अगर है तो वो ख़राब हो जाएगा अगर आपने उसमें पानी टपका दिया। तो इस चीज़ की एहतियात बरतते हुए आपने अच्छी तरह से साफ करना है इंक्यूबेटर को। मकसद सफाई का ये है कि कोई भी मुमकिन जरासीम जो कि इंक्यूबेटर में मौजूद होगा हैच होने वाले चूज़ों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, इसलिए हमने इंक्यूबेटर की सफाई करनी है। ये काम करने के बाद हमने तकरीबन 3 से 4 दिन इंक्यूबेटर को ऑन कंटिन्यू रखना है, जिससे हमें इस बात की श्योरिटी मिल जाएगी, यकीन दहानी हो जाएगी कि इंक्यूबेटर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, यानी कि प्रॉपर काम कर रहा है इंक्यूबेटर और किसी किस्म का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसमें कोई मसला हुआ और आपके अंडे उसमें हैच हो रहे हुए तो आपकी अमाउंट डूब सकती है, क्योंकि इंक्यूबेटर में अगर टेम्परेचर कंट्रोल ना रहा तो अंडे खराब हो सकते हैं। अंडे लेकर आ गए आप, आपने अच्छी तरह से हाथ धो के ग्लव्स की मदद से अंडों को तरीके से उसमें रखना है। अब आपने उसमें रख देना है और एक से यानी कि डे 1 से जिस दिन आपने अंडे रखे उस दिन से लेकर 18वें दिन तक, अगर तो आपका इंक्यूबेटर मैनुअल है तो आपको दिन में 3 से 5 मरतबा अंडों को रोटेट करना है। रोटेट करने की एहतियात ये है कि बाज़ वक़्त सर्दी होती है या हमने हाथ धोए, ठंडा पानी आ रहा था, हमारे हाथों का टेम्परेचर ठंडा हो गया, अब हमने वही हाथ जो है अंडों को नहीं लगा देने कि हम अंडों को रोटेट कर रहे हैं और ठंडे हाथ लगा दिए, तो उससे भी अंडा ख़राब हो सकता है। अंडे रखने से पहले भी एक एहतियात ये करनी है कि उनके ऊपर पेंसिल की मदद से एक्स और ज़ीरो ये बना देना है ताकि आपको निशानी रहे कि अंडे आपने कब रोटेट किए थे और किस तरफ अब उनकी लोकेशन हो गई है। मार्कर का इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि मार्कर में केमिकल होता है और अंडों में पोर्स होते हैं, जो पोर्स के थ्रू अंदर केमिकल जज्ब हो सकता है। तो आपने इस तरह अंडों को लगाना है। अगर तो आपका इंक्यूबेटर सेमी ऑटोमेटिक है और अगर फुल्ली ऑटोमेटिक है तो ये आपको एक्स और ज़ीरो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंक्यूबेटर आपका ऑटोमेटिक ही उनको रोटेट कर देगा। टेम्परेचर क्या रखना है, 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38.05 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर रखेंगे। वैसे आपको इंक्यूबेटर वाला भी ये थोड़ा गाइड कर देगा कि आपको क्या टेम्परेचर रखना है और आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। ह्यूमिडिटी रखनी है आपको 50 से 55%। अगर ह्यूमिडिटी आपको कम करनी है तो आप पानी कम कर दीजिए, किसी छोटे बर्तन में रख लीजिए, लेकिन फैला के रखना है ताकि तमाम अंडों तक उसकी ह्यूमिडिटी जाए। और अगर आपको ह्यूमिडिटी बढ़ानी है तो पानी आप बढ़ा दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने अंडों को पहले से 18वें दिन तक रोटेट करना है। और एक और चीज़ आप ध्यान में रख लें कि 8वें 9वें दिन आपने एक टेस्ट करना है, कैंडलिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं, और अंडे के नीचे से आपने फ्लैश लाइट मारनी है अंडे में। अगर तो आपको उस अंडे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सब क्लैरिटी है, मतलब आप लाइट मार रहे हो और आपको उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये अंडा फर्टाइल नहीं था, इसको आपने रिमूव कर देना है, इंक्यूबेटर से निकाल देना है।
दूसरी कंडीशन ये है कि आपने लाइट मारी, फ्लैश लाइट नीचे से, और आपने उसमें देखा कि आपको नजर आया एक रेड रिंग, तो इसका मतलब ये है कि ये एम्ब्रियो डाइड है। तीसरी कंडीशन ये है कि आपने लाइट मारी नीचे से, तो आपको नजर आया कि ब्लड वेसल्स हैं अंडे के अंदर, तो ये चूजा अलाइव है और इंशाल्लाह ये चूजा बन जाएगा। टूटे हुए लीक अंडों को फौरी तौर पे रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जो लीक अंडा है उसमें से जो निकलेगा अंडा वो जरासीम पैदा करेगा जो बायस से नुकसान हो सकते हैं। 18वें दिन आपने अंडों की रोटेशन रोक देनी है, क्योंकि चूजा उसके अंदर खुद ही पोजीशन ले रहा होता है, और ह्यूमिडिटी आपने कर देनी है 70% तक। कुछ चूजे 21वें दिन नहीं निकलते, तो आपने वेट करना है 22वें दिन, 23वें दिन, 24वें दिन तक आपको वेट करना है। लेकिन 21वें दिन अगर चूजे ना निकले वो, तो आप कैंडल टेस्ट दोबारा कर लीजिए। अगर आपको लगे कि इसके अंदर जान है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड वेसल्स आपको नजर आए, तो फिर तो आप इंतज़ार कीजिए, अदरवाइज रिमूव कर दीजिए उन अंडों को भी। चीज़ वही है, बात वही बार बार कहूँगा कि अपना नुकसान कम से कम करना है, जल्दबाजी में नहीं ये करना कि यार पता नहीं ये अंडे सही हैं या नहीं, और बस जल्दबाजी से उनको डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि ज़ाया कर दिया आपने उन्हें। तो थोड़ा सा इत्मीनान तामुल से काम कीजिए। अब चूज़े बाहर निकलाते हैं जब, तो हम शीशे से देखते हैं इनक्यूबेटर के, तो घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खुश करने के लिए हम चूज़े ला के निकाल के दिखा रहे होते हैं, ये देखो चूज़ा आ गया। ये चीज़ हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि होता ये है कि जब चूजे का टेम्परेचर अंदर इंक्यूबेटर में कुछ है, बाहर कुछ हो गया, हमारे हाथ लगने से उसको कोई जरासीम पड़ गया और वो मरा गया, तो ये ध्यान में रखो कि वो एक चूजा नहीं मरा, वो आपके 300 रुपये मर गए। सही है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। ये मैं आपको एक फिक्स रेट नहीं बता रहा, एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ, लाजमी नहीं कि वो 300 का ही चूज़ा बिकना है। तो अब आपने क्या किया, उनको 8-10 घंटे वो इंक्यूबेटर के अंदर है, कोई ऐसा मसला नहीं है, उनकी सांस आ रही है, उनको सूख लेने दें। अंडे में से चूजे के निकलने के 48 घंटे तक चूजे को कुछ भी खाने को नहीं देना, क्योंकि कुदरती तौर पर उसने अपने अंदर जर्दी एब्जॉर्ब यानी कि जज्ब की हुई होती है, जिसकी मदद से वो 48 घंटे बआसानी निकाल सकता है, और वो जर्दी हमने उसको हजम करवानी होती है। हम उसको फीड नहीं देंगे तो वो जर्दी खुद ही हजम कर लेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि चूज़ा जब अंडे से निकल आता है तो 24 घंटे के अंदर हमें NDIB की वैक्सीनेशन करनी होती है। NDIB यानी ND से मुराद रानीखेत की वैक्सीन, और IB रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर कोई जो है उसकी वैक्सीन है ये। तो NDIB की वैक्सीन आपको एक कतरा, उस वैक्सीन को बनाने के बाद एक कतरा चूजे की एक आंख के अंदर आपने टपकाना है। वो आंख अपनी झपकेगा बार बार, और वो कतरा उसकी आंख में जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए आपने उस चूजे को नहीं छोड़ना, ताकि इस बात की यकीन दहानी आपको हो जाए कि चूजे की आंख में वैक्सीन चली गई है। वैक्सीन को हमेशा ठंडी जगह पे आपने रखना है, जिससे भी आप लेकर आएंगे आपने वैक्सीन को ठंडी जगह पे रखना है। और एक मर्तबा बनाने के बाद आपने मतलब अगली मर्तबा नहीं इस्तेमाल करना। एक मर्तबा वैक्सीन बना ली, उसको उसी वक्त इस्तेमाल करने के बाद मुनासिब तरीके से जो भी उसके ऊपर हिदायत दवाई के ऊपर दर्ज हैं उसके मुताबिक आपने उसको तल्फ कर देना है। अब जैसे आपने चिक्स को वैक्सीनेशन करने के बाद ब्रूडर में शिफ्ट कर दिया, वैक्सीन करने का भी ये तरीका होगा कि जैसे आपने एक एक चूजा पकड़ा और एक अलग डब्बे में आप रखते रहे। ऐसे नहीं करना कि उसी जहां से आपने चूजे उठाए वहीं आप वो चूजे डालते रहे, इस तरह वो मिक्स हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि किसकी वैक्सीन हो गई और किसकी नहीं हो गई। इसके बाद आपने चूजों को ब्रूडर में शिफ्ट करना है। ब्रूडर गोल दायरे की शक्ल में होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। और एक चीज आपका आपने ख्याल रखना है कि चूजों को एक जगह इकट्ठे नहीं होने देना। जो चूजे आपको थोड़े से लग रहे हो कि एक टांग से कमजोर है या दोनों टांगों से कमजोर है या थोड़े से बीमार है, उनको आपने निकाल करके अलग रख लेना है। उसकी वजह यह है कि जो एक्टिव चूजे हैं वो उन बीमार चूजों को जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, उनके ऊपर चढ़ जाएंगे या
उनको खाने पीने नहीं देंगे, जिसकी वजह से जो वो बीमार चूजे हैं जिन्होंने बचना भी है ना, उनके बचने के भी चांस खत्म हो जाएंगे। तो उनको निकाल करके एक अलग जगह पे आप रख लीजिए। ब्रूडर में पहले 2 दिन आपने अखबार बिछाना है और टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रखना होगा। और 2 दिन के बाद आपने जो है वहां आपने वुड शेविंग यानी कि लकड़ी का बुरादा या चावल का छिलका आपने बिछा देना है। और उस चावल के छिलके को भी आपने हर दूसरे तीसरे दिन बदली कर देना है। उसकी वजह यह है कि जो उनकी बीठें गंदगी वगैरह है वो और कोई जरासीम वगैरह जाहिर सी बात है जरा वहां पैदा हो चुके होंगे तो वो भी तल्फ हो जाएं। और चूजों की कड़ी निगरानी करनी है कि इसमें जैसी कोई आपको बीमार लगे आपने उसको फौरन अलग करना है, वरना वो बाकियों को भी जो है नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि 48 घंटे के बाद आपने चूजों को जो पानी देना है उस पानी में आपने चीनी या ग्लूकोज या गुड़ वो मिला के पानी देना है। बहुत ज्यादा मीठा नहीं कर देना, लेकिन मीठा कर देना है। मैं अपना आपको तजर्बा बताऊंगा कि आपको गुड़ का पानी जो है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसकी वजह यह है कि चूजे की जब जिंदगी अंडे के अंदर थी तो उस दौरान अगर उसके मैदे में कोई चीज चली गई हुई या कोई जर्दी वगैरह मुकम्मल तौर पे खत्म करने के लिए हम उसको जो है वो थोड़ा मीठा पानी देते हैं, जो मैंने आपको बताया है। तो आपको थोड़ा मीठा पानी देना है ताकि उसका निजाम हाजमा जो है वो मुकम्मल तौर पे सही हो जाए और उसके बाद जो भी हम उसको फीड दें तो वो उस चूजे को लगे और वो ज्यादा हेल्दी तरीके के साथ ग्रो कर सके। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सब करने के बाद आपको नफा कितना होने वाला है। देखें, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर। मैं तसव्वुर कर लेता हूं कोई एक अच्छी हमने ब्रीड ली थी और उसका एग हमने हैच किया। 60 रुपीज का एक एग कंसीडर कर रहा हूं। 100 अंडे लिए तो 100 अंडा बन गया 60 रुपए के हिसाब से 6000 रुपए का। 500 रुपया मैंने लगा दिया इंक्यूबेटर की ऊपर आने वाले बिजली के खर्चे का। इतना खर्चा आएगा नहीं, लेकिन मैं गिन लेता हूं कि आ गए 500 रुपए। और 500 रुपए ही मैंने मेडिसिन के डाल दिए, तो ये कुल मिला के हो गए 7000 रुपए। अब मैंने तस्वुर कर लिया कि अंडे तो मैंने 100 रखे थे इंक्यूबेटर में, लेकिन चूजे मेरे 90 निकले। खुदा ना खासा उसमें से कोई मर गए या कोई अंडा जाया हो गया या कोई अंडा अनफर्टाइल नहीं निकला, इनफर्टाइल अंडा निकला, तो मैं तस्वुर कर लेता हूं कि मेरे पास 90 चूजे निकले। 250 रुपए का मैंने एक चूजा फरोख्त करना है। 250 रुपए के हिसाब से 90 चूजे बन जाते हैं आपके 22,500 रुपए के। अब इसमें से मैं लेस कर देता हूं कुल इन्वेस्टमेंट जो मैंने पैसा लगाया था। ये सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट है जो वेरिएबल है, यानी कि ये खाली अंडों की इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस लगा रहा हूं मैं। जो आया है 7000 रुपए ये मैंने लेस कर दिए, तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 15,500 रुपए का। इसमें मैंने इंक्यूबेटर के पैसे इसलिए शामिल नहीं किए कि हर शहर के एरिया के अंदर मुख्तलिफ कीमतों के इंक्यूबेटर मिलते हैं, और वैसे भी इंक्यूबेटर चूंकि हमारा फिक्स्ड एसेट है इसलिए मैं उसके पैसे तस्वुर नहीं कर रहा इसमें। अगर आप उसके भी पैसे लगाते हैं तो 15,000 का इंक्यूबेटर नहीं आएगा, 500 रुपए आपको प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर फीड का खर्चा इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मैं आपको जो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं उसमें आपको या तो फीड का खर्चा आएगा ही नहीं, क्योंकि चूजे निकलने के साथ ही विद इन 1 या 2 दिन फरोख्त हो चुके होंगे, या अगर वो फरोख्त ना भी हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा जो फीड का खर्चा आएगा वो 100-200 रुपए आएगा, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अब समझ के जाइए कि आपने इन चूजों की मार्केटिंग कैसे करनी है। आपने ऑनलाइन और फेसबुक का सहारा लेना है और अपने फ्रेंड सर्कल व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर डाल के ये लोगों को इन्फॉर्म करना है कि आपके पास इस चूजे की ब्रीड जो है वो चूजा इस तारीख तक अवेलेबल होगा। यानी कि आपने प्री हैचिंग ऑर्डर्स ले लेने हैं। हैच यानी कि चूजा अभी हुआ नहीं है, आपने पहले से ऑर्डर्स ले लेने हैं ताकि जैसी चूजा आपके पास है आप वैक्सीनेशन करें और खरीदार के हवाले कर दें। अगर आप ऑनलाइन या जो तरीकेकार आपको बताएं उसके ऊपर अमल नहीं करते और आप खुद जाके फरोख्त करना चाह रहे हैं तो उससे ये होगा कि एक तो आपका पेट्रोल का एक्सपेंस आएगा, दूसरा आपका टाइम जाया हो सकता है इसमें।
तो बेहतर तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि ऑनलाइन सेल कर दो, लोग आपके पास घर आके जो है वो चूजा लेके चले जाएं, उसके अंदर आपका ज्यादा नफा है अगर मवाजना किया जाए उससे कि हम खुद जाके मार्केट के अंदर खड़े होकर जो है वो चूजे फरोख्त कर रहे हों। कि कोई चीज समझ ना आई हो, कोई सवाल हो आपका, कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।